मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नावली को हल करेंगे। ठीक है, एक एक प्रश्न को व्याख्या सहित बहुत ही अच्छे से जो है प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही आप लोग ध्यानपूर्वक जो है लास्ट तक वीडियो देखिएगा। और एक बात मैं और भी बता दूं, मैं जो है दोस्तों, जैसे कि मैंने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ से मतलब प्रश्न बनते ही बनते हैं 100%, तो वो एक एक टॉपिक में जो है आप लोग के लिए वीडियो ले आई हूँ। तो वो जो है हालांकि अभी ज़्यादा वीडियो नहीं, 3 ही वीडियो हुआ होगा, तो आप लोग वो वीडियो जाके देखिएगा। आज हम लोग प्रश्नावली सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद फिर एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोग के लिए मैं लेके आऊँगी। ठीक है, तो आज हम लोग प्रश्न सॉल्व करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आदिकाल से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्नों को भी बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, सुमेलित है कि नहीं, हाँ इसमें भी जो है ध्यान देना है। ठीक है, पहला है ऑप्शन भारतेश्वर बाहुबली रास। ये देखिए, इस साइड पूरी रचनाएं दी हुई हैं, उसके बगल में जितने दिए हुए हैं रचनाकार, तो मिलाना है इसमें। भारतेश्वर बाहुबली रास की भारतेश्वर बाहुबली रास ये रचना है किसकी? ये रचना है शालिभद्र सूरी जी की। यह बिल्कुल सही है दोस्तों, ये इन्हीं की है। फिर उसके बाद दूसरा है रेवंतगिरी रास। ये विजय सेन सूरी की रचना है, यह भी बिल्कुल सही है, महत्वपूर्ण रचना है यह। तीसरा है स्थूली भद्र रास। स्थूली भद्र रास ये जिन दत्त सूरी, ये जो है दोस्तों गलत है, क्योंकि यह जिन धर्म सूरी का है। अब देखिए, एग्जामिनर यही मतलब क्यों उठाएगा, क्योंकि सीधा सीधा ये तो आराम से याद हो जाएगा, चंदनबाला रास, आसगू, रेवंतगिरी, विजय सेन। ठीक है, कन्फ्यूजन कहाँ होती है, एक लोग तो जिन दत्त सूरी हैं, एक है जिन धर्म सूरी करके, है ना। तो जो ये स्थूलीभद्र रास है उसके रचनाकार जिन दत्त सूरी नहीं हैं, जिन धर्म सूरी हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जिन दत्त सूरी, तो उपदेश रसायन रास जो रचना है वह जिन दत्त सूरी का है। नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, यहाँ लिख नहीं पाएंगे और आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा। ठीक, जिन दत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन रास। स्थूली भद्र रास किसका है? जिन धर्म सूरी। देखिए, दत्त और धर्म में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, इस वजह से ऐसे प्रश्न वो बनाए गए ही जहाँ से दिक्कत हो। तो ये सब चीज़ें आप लोग क्लियर जो है एकदम कट रखना है, ठीक है ना। तो सी वाला ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? पहला ऑप्शन है दलपति विजय, दूसरा है नरपति नाल, तीसरा है जटमल और चौथा ऑप्शन है जलहड़। तो जो गोरा बादल की कथा रचना है वह जो है दोस्तों ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा, यह जटमल द्वारा रचित है। ठीक है, और दलपति विजय की बात करें तो खुमान रासो इनकी रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 9वीं शताब्दी में लिखा गया है खुमान रासो। और नरपति नाल की कृति की बात करें तो बीसल देव रासो, 13वीं शताब्दी। सबका समय भी सुनते रहिएगा आप लोग, ठीक। नरपति नाल, बीसल देव रासो। फिर उसके बाद जो है दोस्तों, जानते ही हैं आप लोग, जलहड़। जलहड़ चंद्रबरदाई के पुत्र थे, इन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक रचना को जो है पूर्ण किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्राकृताभास हिंदी से आशय क्या है? पहला ऑप्शन है अपभ्रंश, दूसरा है हिंदी, तीसरा है प्राकृत, चौथा ऑप्शन है पाली। तो प्राकृताभास हिंदी का आशय अपभ्रंश से लिया गया है, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और प्राकृताभास हिंदी रचना की विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगी थी, ये समय याद रखना है आपको। ठीक, जहाँ प्राकृताभास हिंदी आए अपभ्रंश तुरंत टिक कर देना है आप लोग को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ जो है सुमेलित करना है। तो देखते हैं, पहली रचना है बीजक। इधर जो है रचना दे दिया है बीजक, अखरावट और भक्तमाल, श्याम सगाई, हित 84। तो बीजक जो रचना है वह तो कबीरदास जी की है, ठीक है। फिर उसके बाद है अखरावट। अखरावट किसका है? यह जायसी जी का है, ठीक है। आप लोग बीजक का मुझे ये जो है इसका मुझे समय बताइएगा, ठीक है, इसका समय क्या है बीजक का, ठीक। और तीसरा है भक्तमाल, ये तो जो है नंददास जी, सॉरी भक्तमाल जो है ये नाभादास जी का है, ठीक है। और श्याम सगाई जो रचना है वह नंददास की है, ठीक है। भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल जो है नाभादास की है, श्याम सगाई नंददास की रचना है। अब ये लास्ट है पांचवा, हित हरिवंश, ये आप लोग याद रखिए, हित 84, ठीक है। हित हरिवंश की रचना है हित 84, ये याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जो है इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, मुसलमान अनुयायी कबीरदास जी को किनका शिष्य मानते हैं? तो पहला ऑप्शन है शेख तकी, दूसरा है रजब, तीसरा है मोइनुद्दीन चिश्ती, चौथा ऑप्शन है नूर मोहम्मद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेख तकी। ठीक है, मुसलमान अनुयायी कबीर को शेख तकी का जो है शिष्य मानते हैं, परंतु यह सर्वविवादित है कि यह रामानंद के शिष्य परंपरा में माने जाते हैं। कौन? कबीरदास जी की। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। शेख तकी के अनुसार जो है, सॉरी, मुसलमान अनुयायी के अनुसार कबीरदास जी के शिष्य शेख तकी है, बाकी रामानंद के शिष्य परंपरा में कबीरदास जी का नाम आता है। तो ठीक है, अगला जो है प्रश्न है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? यह प्रश्न टीजीटी किस आया भी हुआ है, तो देखते हैं। प्रश्न है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है 15, दूसरा है 51, तीसरा है 99 और चौथा ऑप्शन है 105। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 105। शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। शिवराज भूषण जो है कवि भूषण की प्रसिद्ध रचना है, यह याद रखिएगा। शिवराज भूषण किसकी रचना है? तो यह जो है कवि भूषण की प्रसिद्ध रचना है, जो कि एक अलंकार निरूपक ग्रंथ है। थोड़ा डिटेल में अगर इसमें बात करें, वैसे तो कुल 105 अलंकार हैं, और इनमें भी अगर देखा जाए ना तो 99 अर्थालंकार है और 4 शब्दालंकार है, और शेष 2 चित्र और शंकर नामक अलंकारों के साथ साथ जो है इसमें कवित्त, सवैया, छप्पय आदि छंदों में जो है शिवाजी का चरित्र चित्रण और उस समय के तत्कालीन इतिहास एवं शिवाजी से संबंधित प्रसंगों का जो है इसमें वर्णन हुआ है। ठीक है, हालांकि इतना ज़्यादा तो मुझे नहीं लग रहा है पूछेगा कि इसमें अर्थालंकार कितने हैं और कितने शब्दालंकार हैं, लेकिन अगर आपने जो है वैचारिकी को मजबूत करना है तो पढ़ना पड़ेगा ही, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा। ज़्यादा ही देखिए पूछा भी है 105 अलंकार कुल, बस इतना ही पूछेगा। और बहुत पूछेगा इसमें वर्णन किसका है, तो नाम से स्पष्ट है शिव जी का, सॉरी शिवाजी का। ठीक है, शिव जी नाम याद आ रहा है। शिवाजी का चरित्र जो है इसमें चित्रण हुआ है। अगला जो है प्रश्न है कि घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है भाषा की लाक्षणिकता, दूसरा है भाषा की व्यंजकता, तीसरा है उक्ति वैचित्र, चौथा है संध्या भाषा। तो सीधी सी बात है, संध्या भाषा का तो रीतिकाल में है नहीं। ठीक है ना, तो ये वाला जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी भाषा की लाक्षणिकता और भाषा की व्यंजकता और उक्ति वैचित्र, ये जो है घनानंद की विशेषता है। ठीक है, सिद्धों की भाषा रही हुई है संध्या भाषा, तो इसमें तो होगा नहीं। और थोड़ी बहुत हम लोग रचनाएं भी बात कर लेते हैं घनानंद जी की। घनानंद की रचना की बात करें तो सुजान सागर, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेली, ये सब इनकी रचना है। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग के समस्या पूर्ति का केंद्र। चलो भाई, द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र, अभी तक तो भारतेंदु युग के में थे, उसमें काफ़ी सारी रचनाएं भी हैं। तो अब इसमें देखते हैं। पहला जो है ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है दोस्तों कानपुर, और दूसरा है लखनऊ, तीसरा है वाराणसी, और चौथा ऑप्शन है इलाहाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कानपुर। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र कानपुर था, रट जाइएगा। ठीक है ना, द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र कानपुर था। ठीक, ये याद रखिएगा आप लोग। अगला जो है प्रश्न है कि किस साहित्यकार ने राष्ट्र अर्थात मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कह कर इसकी वंदना की है? पहला ऑप्शन है मैथिली शरणगुप्त, दूसरा है माखनलाल चतुर्वेदी, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर, चौथा ऑप्शन है हरिऔध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरणगुप्त। साहित्यकार मैथिली शरणगुप्त जी ने मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश कहकर इसकी वंदना की है। ठीक है, और इनकी मातृभूमि कविता की पंक्तियाँ भी बड़ी फेमस हैं कि हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। ठीक है ना, तो उसी से यह जो है लिया गया है। द्विवेदी युग की जो है यह कवि हैं। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? तो पहला ऑप्शन है प्रेमचंद्र जी ने, दूसरा है मुक्तिबोध ने, तीसरा है अज्ञे ने, और चौथा ऑप्शन क्या है भाई? नागार्जुन।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुक्तिबोध। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख साहित्यकार मुक्तिबोध ने जो है किया है, ये याद रखिएगा आप लोग। ये भी प्रश्न टीजीटी के 21 में जो है आया था। अगला प्रश्न है कि नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है नागार्जुन, दूसरा है अज्ञे, तीसरा है भवानी प्रसाद मिश्र, चौथा है केदारनाथ अग्रवाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। नींद के बादल का समय बात करें तो 1947 ईस्वी केदारनाथ अग्रवाल का यह काव्य है। और केदारनाथ अग्रवाल जी प्रयोगवादी हैं कि प्रगतिवादी हैं, ये भी क्लियर रखिए। केदारनाथ अग्रवाल जी प्रगतिवादी कवि हैं, ठीक है ना। युग की गंगा भी इनकी बहुत प्रसिद्ध है। फूल नहीं रंग बोलते प्रसिद्ध है। अपूर्वा प्रसिद्ध है, ठीक। ये सब जो है देखिए, जो महत्वपूर्ण जो हैं साहित्यकार, उनका तो आप लोग सारी की सारी रचना याद कीजिए। और जिनकी कुछ ही मतलब रचनाएं जैसे कि ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं, हाँ, तो उनकी तो पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मेनली बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जैसे पंत जी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है। इन लोग का क्या है, इन लोग का तो पूरा रचना याद करना पड़ेगा। और जो जो रचना में मेन चीज़ें अगर इन लोग कहें वो भी पढ़ना ही पड़ेगा। तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उनकी आप लोग सारी रचनाएं कोशिश कीजिए कि याद हो जाए, है ना। अगला प्रश्न है कि वह चिड़िया जो कविता के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन है कुंवर नारायण, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान, चौथा है केदारनाथ अग्रवाल। इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल जी की यह रचना है वह चिड़िया जो, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल माना है। पहला ऑप्शन है सन 1936 ईस्वी को, दूसरा है सन 1937 ईस्वी को, तीसरा है सन 1938, चौथा ऑप्शन है सन 1939। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1936 ईस्वी। क्लियर। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ 1936 ईस्वी माना है, ठीक। और इनका जन्म आप लोग किसका, डॉक्टर नगेंद्र जी का जन्म 1915 ईस्वी है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। कहाँ हुआ है? अलीगढ़ के अमरौली में, ठीक है ना। ये आप लोग नोट कर लीजिए जो मैं बोल रही हूँ। डॉक्टर नगेंद्र जी का जन्म काल 1915, कहाँ पे पैदा हुए थे? अलीगढ़ के अमरौली में हुआ था, ठीक है। और इन्होंने प्रगतिवाद काव्य धारा का समय 1936 ईस्वी, अर्थात मतलब 1936 इसमें जैसे मतलब एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप लोग याद रखिए 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक जो है माना गया है, ठीक है। तो ठीक है, अगला जो है प्रश्न है कि आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, यह किस कवि की काव्य पंक्ति है? पहला ऑप्शन है त्रिलोचन, दूसरा है रांगे राघव, तीसरा है केदारनाथ अग्रवाल, चौथा ऑप्शन है नागार्जुन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल जी जैसे कि मैंने बताया प्रगतिवादी कवि हैं। इनकी जो है यह कवि मतलब जो ये कविता है ना, इनकी बड़ी फेमस है, पूछी जाती हैं। तो आज नदी बिल्कुल उदास थी, यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी पंक्ति है, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज़। एक चीज़ है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी कृति को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना गया है, ठीक है। और अगर जिनको नहीं पता होगा तो बताइएगा, मैं ये कल वैसे इसका उत्तर बता दूंगी आप लोग को, लेकिन कोशिश कीजिएगा। सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति को जो है खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है? अच्छा, मैं ये भी बता दे रही हूँ कि किसने माना है, बस मैं रचना नहीं बताऊंगी आप लोग को, ठीक है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी कृति को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। वैसे तो कल मैं इसका आंसर बता दूंगी आप लोग को, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्लासेस कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए दोस्तों, ठीक है। अब समय कम बचा है, रिवीजन करिए और कुछ भी अगर छूटा होगा तो अपना उसमें बेहतर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।